अच्छा, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ पहले वर्ड्स है उसका मतलब समझ लो, वरना जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहला वर्ड हम लोग को नजर आएगा शॉर्ट रन या फिर शॉर्ट पीरियड। ये दो वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता क्या है? शॉर्ट रन का मतलब होता है जो भी काम करना है वो विद इन 1 ईयर करो। विद इन 1 ईयर से क्या मतलब है? सोचो मेरा फैक्ट्री है, हम बहुत सारा चीज प्रोडक्शन करते हैं। सोचो हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है? तो हमको प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है? हमको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 चीजों की जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर, मतलब बिजनेसमैन खुद। ठीक है? तो पहले ये आराम से 4 चीज लिख लो, यहाँ पे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, टोटल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये चारों चीजों से ही हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, पर इसमें कोई एक शॉर्ट रन में क्या होता है, मतलब विद इन 1 ईयर हम जमीन तो और खरीदेंगे नहीं। कैपिटल का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट खरीदना, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब चीजें हैं कैपिटल। तो हम और कैपिटल तो बिजनेस में डालेंगे नहीं, 1 साल के अंदर कोई बिजनेस में कुछ नहीं डालता। एंटरप्रेन्योर, पहले एक बिजनेसमैन था अब 2-3 बिजनेसमैन हो जाएगा, ऐसा भी होता नहीं है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल होता है, बाकी सारा चीज फिक्स्ड होता है। बाकी सारा चीज मतलब 3 चीज। ये जो हम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, इसमें एक ही वेरिएबल होता है, बाकी 3 फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखें, 3 चीज फिक्स्ड होता है और एक चीज वेरिएबल होता है। ये फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब है क्या? फिक्स्ड का मतलब होता है जो चीज हम चेंज नहीं करते। मतलब सोचो हमको मेरा प्रोडक्शन कितना होता है अभी, मेरा प्रोडक्शन होता है, हम हर दिन 10 पीस शर्ट बनाते हैं। हम हर दिन कितना शर्ट बनाते हैं? 10 पीस। मेरे को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं? 3 चीज को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। हमको अपना शर्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लेबर बढ़ा देंगे। अगर मेरे को कल बनाना है 15 शर्ट, तो हम और एक लेबर ले आएंगे। अगर मेरे को बनाना है 20 शर्ट, तो हम और एक लेबर ले आएंगे। तो हम सिर्फ लेबर इंक्रीज कर सकते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम और एक मशीन लगा देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम और एक लैंड खरीद लेंगे। ये सारा आंसर नहीं देना है। तो शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही चीज बढ़ा या गिरा सकते हैं, बाकी 3 चीज को फिक्स्ड रखना पड़ता है। पर लॉन्ग रन में हम लोग चारों चीज को चेंज कर सकते हैं, चारों चीज वेरिएबल होता है। तो हम लोग क्या समझे, शॉर्ट रन में ओनली वन वेरिएबल इज चेंज। मैम आज का वीडियो भेज देना इस क्लास का। हाँ, पहले पढ़ो तो। हाँ मैम।
तो हम इसमें क्लियरली क्या लिखे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज होगा, बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। बाकी सारे फैक्टर से मतलब है वो 3 फैक्टर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन, ये है। बट लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारा फैक्टर ही चेंज होता है, वेरिएबल मतलब चेंज होता है। ठीक है, ये जानने के बाद अब हम लोग घुस रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है। हम लोग इतना अच्छे से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब थ्योरी में जाएंगे, बड़े बड़े थ्योरी में, तो सब इजीली समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग घुस रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग अपना, अच्छा हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ लेबर चेंज कर सकते हैं, हम लोग और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लोग क्या बढ़ाएंगे, सिर्फ लेबर इंक्रीज करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, हम टोटल कितना बनाए, जितना पीस हम टोटल बनाए उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। हाँ, तो जैसे जैसे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा हम लोग उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। पहले बनाते थे 10 साड़ी, अब बनाते हैं 15 साड़ी, उसके बाद बनाते हैं हम लोग 20, फिर बनाते हैं 25, फिर 40, फिर 60। इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। हम लोग कितना ज्यादा बनाते जा रहे हैं, इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट होता है, अगर एक लेबर, जब हम लोग जब हम लोग एक भी लेबर यूज नहीं किए तो हम लोग कुछ भी नहीं बना पाए, मतलब जीरो लेबर है। यूनिट का मतलब है लेबर, यहाँ यूनिट का मतलब है लेबर। हम लोग के पास जब कोई भी लेबर नहीं था तो हम लोग कुछ भी टोटल प्रोडक्ट नहीं बना पाए। जब एक लेबर लेकर आए तो वो 10 पीस बना रहा है, 2 लेबर जब हो गया टोटल और एक लेकर आए तो टोटल 2 हो गया। जब 2 लेबर हो गया तो हम लोग 15 पीस बनाए। जब हम लोग के पास 3 लेबर हो गया तो हम लोग 25 पीस बनाए। जब हम लोग के पास 4 लेबर हो गया तब हम लोग 30 पीस बनाए। जब हम लोग और लेबर ले आए तो भी हम लोग 30 पीस ही बनाए। इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एक एक लेबर कितना बनाया ऑन एन एवरेज। अगर 0 लेबर था तो एवरेज प्रोडक्ट भी 0 ही होगा। ओके, तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज हम एक लेबर कितना प्रोडक्ट बनाया। तो जब हम लोग का 0 लेबर था, जब हम लोग लेबर लगाए ही नहीं थे तो एवरेज प्रोडक्ट भी 0 होगा। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट। ठीक है, सिंपल भाषा में सोचो, अगर एक लेबर लाने से 10 पीस बन रहा है तो एवरेज एक जन कितना बना रहा है, 10 ही बना रहा है। अगर 2 लेबर के लाने से 15 पीस बन रहा है तो एक लेबर कितना बना रहा होगा, 7.5 पीस, 7.5 पीस। अगर 3 लेबर के लाने से 25 पीस बन रहा है तो एक लेबर ऑन एन एवरेज कितना बना रहा होगा, 8 पॉइंट समथिंग। 4 लेबर लेकर आने से ऑन एन 30 पीस बनता है तो एक लेबर कितना बना रहा होगा, 30/4। और 5 पीस लेबर ले आने से भी 30 पीस ही बन रहा है तो एक लेबर कितना बना रहा है, 6। इसको कहते हैं हम लोग एवरेज प्रोडक्ट। एक जन हिसाब से कितना बना रहा है, ये सिंपल बात है। अगर सोचो तुम अकेले किचन में जाके रोटी बना रहे हो तो एक जन हो 10 रोटी बना रहे हो, 2 जन मिलकर 15 रोटी बना रहे हो,
तो हम बोलेंगे हिसाब से बोलो एक एक जन कितना बना रहे हो, तो तुम लोग बोलोगे मैम हम लोग 7.5 पीस बनाए। एक बार डेसिमल में ही सोचो, 7.5 पीस बनाए। और एक फ्रेंड चला गया, तीनों जन मिलके 25 पीस रोटी बना रहा है। हम बोलेंगे एक एक जन कितना बनाए, तुम लोग बोलोगे मैम 8 रोटी बना लिए। इसको कहते हैं एवरेज। मार्जिनल क्या होता है, एक और लेबर लाने से कितना एक्स्ट्रा बना। तो जब लेबर था ही नहीं तो एमपी तो 0। एक लेबर जब लेकर आए तो कितना टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, एक लेबर से 10 पीस ज्यादा बना। जब 2 लेबर लाए तो 25 पीस बना। पहले कितना बनता था, 10 पीस, बाद में कितना बना, 25 पीस। तो एक नए के आ जाने से कितना ज्यादा बनने लगा, 15 पीस। पहले बनता था 10 पीस एक लेबर से, अभी जब हम लोग 2 लेबर कर दिए हैं तो 15 पीस बन रहा है। तो कितना ज्यादा बना, 5 पीस। जब तीसरा लेबर ले आए तो कितना बन रहा है, 25। तो कितना ज्यादा बन रहा है, 10 पीस। और फिर कितना ज्यादा बन रहा है, 5 पीस। फिर कितना ज्यादा हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, 0 पीस। तो एमपी का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। अच्छा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया गया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यही थ्योरी एग्जाम में आता है, रिटन एग्जाम में तो समझो प्रिंट है पेपर में, यही आएगा, मस्ट है, छपेगा ही छपेगा पेपर में। अगर ये नहीं आया और एमसीक्यू का है तो इससे 1-2 एमसीक्यू तो डालेगा ही, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ट्रेडिशनली मतलब पुराने जमाने में इसे कहते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मैम आप ये कौन से चैप्टर से करा रही हैं? प्रोडक्शन। ओके। इसको टोटल 3 नाम से बुलाया जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ट्रेडिशनली कहते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और तीसरा नाम है इसका रिटर्न टू अ फैक्टर। किसी किसी बुक में रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, टोटल 3 नाम का एक ही मतलब है, एक ही थ्योरी है। अब इसमें है क्या, तुम लोग एक सिंपल बात सोचो, एकदम सिंपल, इकोनॉमिक्स भूल जाओ, सिंपली सोचो, डेली लाइफ में सोचो। तुम लोग के पास एक मशीन है, तुम लोग एक लेबर लाए और बोले तुम इससे प्रोड्यूस करो, वो बोला ठीक है, वो तुम लोग के लिए प्रोडक्शन कर रहा है। तुम लोगों ने सोचा कि नहीं ये तो सिर्फ 10 पीस ही बनाता है, मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमको और बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अभी 1 साल तो हुआ नहीं है, मतलब शॉर्ट रन चल रहा है, तो हम लोग सोचेंगे हम लोग एक ही चीज बढ़ा सकते हैं जो कि है लेबर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम और एक मशीन खरीदनी है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन में हैं, 1 साल हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या किए, एक और लेबर लेकर आ गए। अब 2 लेबर मिलके एक ही मशीन से प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम सोचे और हमको और प्रोडक्शन चाहिए, हम और एक लेबर लेके आ गए, एक ही मशीन पे 3 आदमी काम कर रहा है। अब हम सोचे हमको और प्रोडक्शन बढ़ाना है, हम 4th लेबर लेके आ गए, एक मशीन पे 4 लेबर काम कर रहा है, मशीन को तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। एक आदमी 5 घंटा काम करता था, दूसरा लेबर ले आए, वो और 5 घंटा करता है, मशीन 10 घंटा चल रहा है। हम तीसरा लेबर ले आए, मशीन 15 घंटा चल रहा है। हम 4th लेबर ले आए, मशीन 20 घंटा चल रहा है। तो मशीन को तो हम लोग रेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, मशीन को तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो फिक्स मतलब जो मशीन है वो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ लेबर बढ़े जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मशीन अपना
कैपेसिटी कम कर देगा, प्रोडक्शन लेवल कम कर देगा। अगर किसी चीज को रेस्ट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो अपना प्रोडक्शन लेवल कम कर देगा। तो क्या होगा, जब हम लोग फिफ्थ लेबर भी लेकर आ जाएंगे और वो 4 घंटा जो मशीन रेस्ट कर रहा था उतना भी आप मशीन को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मशीन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर के केस में भी तुम लोग देखते हो, टू मच कंप्यूटर यूज करो तो कंप्यूटर जल्दी खराब हो जाता है, हैंग करने लगता है, गर्म हो जाता है, तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। किसी को भी रेस्ट का टाइम नहीं देंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग फिफ्थ लेबर लाए थे तो भी टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ा। टोटल प्रोडक्ट क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हम लोग सिर्फ लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, मशीन रिमेन कांस्टेंट। तो ये रीजन है कि हम लोग लेबर लाते जाएंगे तो एक लिमिट तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, उसके बाद भी लेबर लाते जाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद भी लेबर लाते रहेंगे तो टोटल प्रोडक्ट गिर जाएगा। जितना बना रहा था मशीन अब उतना भी नहीं बनाएगा। सिक्स्थ लेबर भी ले आते हैं तो 28 यूनिट बनने लगता, पहले 30 बन रहा था फिर 28 बनने लगेगा। तो टोटल प्रोडक्ट का कैरेक्टर कैसा है? फर्स्ट इंक्रीजेस, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। तो टोटल प्रोडक्ट के केस में हम लोग 3 बिहेवियर नोटिस किए। क्या है वो 3 बिहेवियर? तो ये क्या बिहेवियर शो कर रहा है? फर्स्ट इंक्रीजेस, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिमिनिश हो गया। ठीक है, ये था कैरेक्टर टोटल प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट कैसा बिहेव करता है? तुम लोग एवरेज प्रोडक्ट को देखो, मेरा वाला एग्जांपल में हम सही वो नहीं लिए हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या करेगा? जब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। अच्छा, इसके लिए हम एक टेबल देते हैं। देखो, ये एक टेबल है, यहाँ हम क्लियरली दिखाए हैं कि यूनिट 0 से हम लोग जो लेबर है वो बढ़ाते जा रहे हैं। लेबर हम लोग क्या करते जा रहे हैं? 0 से 8 तक बढ़ाते जा रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट का कैरेक्टर देखो, पहले बढ़ रहा है 0, 5, 12, 21, 28, 34, 38, फिर भी हम लोग और लेबर डाल दिए तो वो कांस्टेंट हो गया, फिर हम लोग और लेबर डाल दिए तो वो गिर गया। हम लोग 3 चेंजेस देखे हैं। हम लोग ये 3 चेंजेस यहाँ पर देखे हैं। पहला हम लोग क्या देखे कि वो पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर वो कांस्टेंट हो गया, फिर वो डिक्रीज हो गया। पर एपी को देखो, एपी पहले क्या किया? पहले वो इंक्रीज हुआ, फिर वो कांस्टेंट हो गया और फिर वो गिरने लगा। तो एपी का कैरेक्टर भी सेम है टीपी की तरह। तो एपी भी कैसा बिहेवियर करता है? एपी फर्स्ट इंक्रीजेस। तो देखो, टीपी का हम लोग क्या कैरेक्टर देखें? इट फर्स्ट इंक्रीजेस, देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन डिक्लाइंस। 3 चेंजेस। एपी फॉलोज टीपी। एपी वही करता है जैसा टीपी का होता है। टीपी बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ रहा है। टीपी कांस्टेंट होता है तो एपी भी कांस्टेंट होता है। टीपी गिरता है तो एपी भी गिरता है। तो टीपी और एपी सेम बिहेव करता है। पर एक चीज नोटिस करो, एपी पहले कांस्टेंट हो गया है और टीपी बाद में कांस्टेंट हुआ है। एपी यहीं पे कांस्टेंट हो गया है और टीपी थोड़ा नीचे जाके कांस्टेंट हुआ है। इसका क्या मतलब है? टीपी के अंदर दिख रहा है 3 कैरेक्टर,
पर होता है 4 कैरेक्टर। कैसे, हम एमपी से एक्सप्लेन करते हैं। पहले एमपी को समझ लो। एमपी कभी कांस्टेंट नहीं होता है। एमपी क्या होता है, पहले एमपी कैसा बिहेव करता है, पहले बढ़ता है, अभी हम इंडिविजुअली समझा रहे हैं। टीपी का 3 कैरेक्टर, एपी का 3 कैरेक्टर, एमपी का 4 कैरेक्टर। एमपी पहले बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। तो एमपी के लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एमपी फर्स्ट इंक्रीजेस, then decreases, then become constant and then becomes negative। MP 4 चीज होता है। अब रिलेशनशिप, एग्जाम में रिलेशनशिप भी आता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी, तीनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखो अब एक साथ, जब टीपी इंक्रीज हो रहा था तब एपी भी इंक्रीज हो रहा था, एमपी भी इंक्रीज हो रहा था। पर कब टीपी देखो पहले कैसे इंक्रीज हो रहा था, पहले 0 से 5 हुआ, पहले ये 0 से 5 हुआ, कितने से बढ़ा, 5 से बढ़ा। फिर ये 5 से 12 हुआ, बढ़ा, पर कितने से बढ़ा, 7 से बढ़ा। फिर 12 से 21 हुआ, इंक्रीज तो हुआ, कितने से हुआ, 9 से हुआ। पहले 5 से बढ़ा, फिर 7 से बढ़ा, और फिर 9 से बढ़ा। फिर देखो 21 से 28 हुआ, इंक्रीज ही हो रहा है, पर कितने से इंक्रीज हुआ, 7 से इंक्रीज हुआ। पहले 5 से इंक्रीज हुआ, फिर 7 से इंक्रीज हुआ, फिर 9 से इंक्रीज हुआ, फिर 7 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 से इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने में ये गिर रहा है। तो जब इंक्रीज हो रहा है बढ़ बढ़कर, तब बोलते हैं इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। पर जब ये बढ़ता है, पर गिर गिर के बढ़ता है, मतलब 7 से बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग। बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट में। तो टीपी का देखो, जब तक टीपी, अब टीपी का जो हम 1 एक साथ लिख दिए इंक्रीज वाला, उसके अंदर 2 कैरेक्टर है। एक बार वो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट में, दूसरे बार वो बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट में। देखो जब वो 0 से 5 हुआ, 5 से 15 हुआ, 15 से 21 हुआ, तब वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था। पर जब वो 21 से 28 हुआ, 34 हुआ, 38 हुआ, तब वो बढ़ ही रहा है पर डिक्रीजिंग रेट में। TP first increases at an increasing rate, then increases at a decreasing rate, then TP becomes constant, then TP falls। तो ये बात क्लियर है सबको। तो हम लोग 4 कैरेक्टर टीपी का लिखे। पहला है मैम टीपी का, इसके बाद यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग टीपी क्लियरली समझ गए। एपी को नोटिस करो, अब एपी को नोटिस करो। देखो जहां पर टीपी अपना रेट चेंज किया है ना, वहां पे एपी कांस्टेंट हो गया है। जहां पे टीपी अपना इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट किया, वहां पे एपी कांस्टेंट हो गया। देखो यहीं पे हम लोग देखें कि टीपी 21 से 28 हुआ, मतलब 7 से गिर गया,
जैसे वो बढ़ा था डिक्रीजिंग रेट में, एपी कांस्टेंट हो गया। तो एपी कांस्टेंट कहाँ होता है? मैम जहां गिर पर कैसे गया? क्या? 20। तो जहां पर टीपी इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट में, उस जगह पर एपी बिकम्स कांस्टेंट। तो कोई पूछे एपी कब कांस्टेंट होता है, तो आंसर होगा व्हेन टीपी चेंजेस टू इंक्रीजिंग रेट टू डिक्रीजिंग रेट। जहां पे टीपी अपना रेट चेंज करता है, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट में जाता है, वहां पे एपी बिकम्स कांस्टेंट। क्लियर है? अब जहां पर टीपी अपना रेट चेंज करता है, वहां पे एपी कांस्टेंट हो जाता है और एमपी के इक्वल हो जाता है। देखो ये हम लोग क्या देखें, जहां पर एपी कांस्टेंट हुआ वहां पर एपी बिकम्स इक्वल टू एमपी। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एपी और एमपी कब इक्वल होता है, तो भी हम लोग का आंसर यही होगा कि व्हेन टीपी चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू डिक्रीजिंग रेट। तो एमसीक्यू कैसे भी पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, हम लोग को प्रॉपर समझना है। ये नहीं बोलना है कि ये करके नहीं गए थे, करके नहीं गए थे कुछ नहीं होता है, पूरा थ्योरी हम लोग समझ रहे हैं। तो इसके बाद देखो, इसको और क्लियरली समझ में आएगा डायग्राम से। अभी टेबल समझो, तो हम पूरा बात क्लियरली बोल रहे हैं। व्हेन, हम हिंदी में बोल रहे हैं, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, तब एपी भी इंक्रीज हो रहा होता है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा होता है। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, तो एपी कांस्टेंट हो जाता है और एमपी एपी के इक्वल हो जाता है। जब टीपी कांस्टेंट होता है, एपी गिर रहा होता है, फॉल करता है, और एमपी गिर रहा होता है, एमपी जीरो हो जाता है। व्हेन टीपी बिकम्स कांस्टेंट, एमपी बिकम्स जीरो। ठीक है? एंड व्हेन टीपी फॉल्स, एपी फॉल्स। जब टीपी गिर रहा होता है, एपी भी गिर ही रहा होता है, पर एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो चारों का रिलेशनशिप इंग्लिश में अगर बोले तो, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एपी आल्सो इंक्रीजेस, एमपी आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, AP becomes constant and MP becomes equal to AP. When TP becomes constant, AP continues to fall, MP becomes zero. When TP falls, AP continues to fall, MP becomes negative. तो देखो इस डायग्राम में हम जो बोले एकदम ध्यान में रखो, टेबल को अपना देखो, डायग्राम भी देखो, और एक साथ पूरे बातों को सुनो। नेहा म्यूट कर लो, एक बार सारी बातों को सुनो तब समझ में आएगा। देखो टीपी पहले इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में, ये डॉट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जहां पे वो अपना रेट चेंज करता है। जब वो इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट होता है, तब हम लोग कहते हैं उस पॉइंट को, जिस जगह से वो चेंज होना शुरू करता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर कोई पूछे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, तो हम लोग का आंसर होगा जिस पॉइंट से वो इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट में जा रहा होता है, यहां से वो कहते हैं, वो डिवीजन को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो शुरू का नीचे का पोर्शन है, तब जब पॉज हो गया था। इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग का टीपी इंक्रीज हो रहा है पर इंक्रीजिंग रेट से, उस जगह पे हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद भी इंक्रीज ही हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट में,
फिर टीपी कांस्टेंट हो रहा है, इधर पे टीपी कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट होके गिर रहा है। तो हम टेबल में भी यही बात बोले थे, यहाँ पे डायग्राम में भी वही बात दिखाई दे रहा है। अब एपी में आओ, टीपी और एपी को एक साथ देखो। जब टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट में, तो एपी भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, जब हम लोग देखें कि टीपी डिक्रीजिंग रेट शुरू कर दिया है, एपी बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद जब टीपी कांस्टेंट हुआ, एपी गिर ही रहा है। उसके बाद हम लोग देखें जब टीपी गिरा तो एपी भी गिर ही रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें, टीपी और एपी को डायग्राम में। अब एमपी को देखो, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। जब वो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, एमपी एपी के इक्वल हो गया। जब हम लोग देखें कि टीपी कांस्टेंट हो गया तो एमपी 0 हो गया। फिर हम लोग देखें जब टीपी गिर रहा है, एमपी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये था तीनों का रिलेशनशिप। कभी कभी हम लोग से पूछता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। सिर्फ एपी और एमपी का रिलेशनशिप बोलो, तो अपना टेबल देखो। देखो, एमपी वही करता है जो एपी करता है, पर एपी से हमेशा ज्यादा करता है। देखो मेरा टेबल को, जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है, पर एपी से ज्यादा से बढ़ रहा है। जब एपी 0 से 5 हुआ, एमपी भी 0 से 5 हुआ। जब एपी 5 से 6 हुआ, मतलब 1 से बढ़ा, एमपी 2 से बढ़ा। फिर एपी 1 से बढ़ा, 6 से 7 हुआ, एमपी 2 से बढ़ा, 7 से 9 हुआ। ठीक है, जब एपी कांस्टेंट हुआ, एमपी उसको फॉलो करके वो भी इक्वल हो गया एपी के। जब एपी गिरा तो 6.8 हुआ, मतलब 0.2 से गिरा। एमपी भी गिरा, पूरा 1 से गिरा। फिर वो गिरा, 6.33 हुआ, वो सीधे 4 हो गया। ये 5.43 हुआ, वो 0 हो गया। ये 4 हुआ, ये नेगेटिव हो गया। तो हम लोग क्या देखें, when AP increases, MP also increases, but more than AP. When AP becomes constant, AP and MP becomes equal. When AP falls, MP also falls, but less than AP. ये डायग्राम में भी दिखेगा, देखो। जब AP बढ़ रहा है तो MP भी बढ़ रहा है, पर उससे ज्यादा से। जब AP कांस्टेंट हुआ, MP भी उसके इक्वल हो गया। जब AP गिरना शुरू किया, MP उससे ज्यादा से गिरा। तो ये डायग्राम में भी है, यही थ्योरी में है, यही टेबल में है। अब हम लोग घुस रहे हैं स्टेज में, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फेजेस। इसको फेजेस भी कहते हैं क्या? इसी को स्टेज कहते हैं, इसी को फेज कहते हैं। टोटल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितना स्टेज है? 3 स्टेज है। There are total 3 stages or phases in law of variable proportion. तो अगर MCQ में पूछता है कितना स्टेज है, कितना फेज है, 1 2 3 4, 3। अब वो 3 स्टेज क्या है, हम 1 2 3 मार्क किए हैं। यहाँ नंबर में 1 2 3 नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रोमन में लिखते हैं, इसे 1 2 3 ना लिखें। अब ये क्या है, पहला स्टेज। पहले स्टेज में है जब टीपी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है, एपी भी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज फर्स्ट स्टेज। ठीक है,
सेकेंड स्टेज है जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग स्टेज में घुस के कांस्टेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेज है जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग स्टेज में चला जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। एपी कांस्टेंट हो जाता है और गिरने भी लगता है। एमपी एपी के इक्वल होकर 0 हो जाता है, तब तक होता है स्टेज 2। डायग्राम देखो, यही है। थर्ड स्टेज है जब टीपी गिरता है, एमपी भी गिर रहा है, सॉरी एपी भी गिर रहा है और एमपी नेगेटिव हो जाता है। थर्ड स्टेज। ठीक है, तो ये भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में, सेम ही बात लिखते हैं अलग तरीके से। अब एक और क्वेश्चन आता है, प्रोड्यूसर किस स्टेज में प्रोड्यूस करना चाहता है? प्रोड्यूसर हमेशा सेकेंड स्टेज पे ऑपरेट करना चाहता है। बहुत बार क्वेश्चन आएगा, विच इज द प्रेफरेबल स्टेज फॉर प्रोड्यूसर? कौन सा प्रेफरेबल स्टेज है, कौन सा अच्छा स्टेज है प्रोडक्शन करने के लिए? सेकेंड स्टेज। क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज तो बोलना पड़ेगा, अगर रिटन एग्जाम है तो बिकॉज बोलना पड़ेगा, एमसीक्यू है तो बिकॉज में टिक देगा। तो बिकॉज का आंसर ये है कि फर्स्ट स्टेज में और बढ़ने की चांस है। जब हम लोग सोचो 70% ला रहे हैं, उसके बाद 75% ला रहे हैं, फिर 76% ला रहे हैं, 76.5% ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग का बढ़ने का चांस है ना, वहां रुक तो नहीं जाएंगे। तो जब तक किसी के बढ़ने का चांस है वो वहां पे रुकेगा नहीं। तो स्टेज 1 में और बढ़ने का चांस है, भले टीपी कम से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, पर बढ़ तो रहा है। पहले हम 15 प्रोडक्शन करते थे, अब मेरा 16 होगा, 17 होगा, भले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है पर बढ़ तो रहा है। तो हम क्यों स्टेज 1 पे ही रुक जाएंगे? हम ऑब्वियसली और आगे जाएंगे, तो हम सेकेंड स्टेज में तो जाएंगे ही, पर हम थर्ड स्टेज में क्यों जाएंगे? थर्ड स्टेज में तो हम और लेबर ला रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन गिर रहा है, तो कोई ये बुद्धू वाला हरकत तो करेगा नहीं कि और लेबर लाएगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ाएगा और कम प्रोडक्शन करेगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो थर्ड स्टेज तो क्लियरली नो है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन स्टिल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग रुकेंगे नहीं। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज इज द मोस्ट प्रेफरेबल स्टेज फॉर अ प्रोड्यूसर। इसके बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं कि रीजन देखो। अच्छा, पहले स्टेज का नाम क्या था? पहले स्टेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। स्टेज 1 जो था उसका नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सेकेंड स्टेज का नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और थर्ड स्टेज का नाम है नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। नाम से ही क्लियर है, पहले स्टेज में सब कुछ इंक्रीज हो रहा है इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा स्टेज का नाम डिमिनिशिंग क्यों है? क्योंकि एमपी और एपी तो गिरना शुरू कर देता है और टीपी भी डिक्रीजिंग रेट में ही बढ़ रहा है, तो डिक्रीजिंग वर्ड आ रहा है इसलिए डिमिनिशिंग। थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव हो जाता है और बाकी दोनों भी गिरने लगता है, इसलिए उसका नाम है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये याद रखो, 3 स्टेज है, 3 स्टेज का ये नाम है, स्टेज को फेजेस भी कहते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है या एमसीक्यू देता है कि रीजन क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न का, रीजन क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न का, या रीजन क्या है नेगेटिव रिटर्न का। व्हाट आर द रीजन एंड कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न? किस वजह से ये चेंज होता है? तो हम ऐसे तो रफली समझा दिए हैं। देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों है, सब कुछ इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि मशीन न्यू है, लेबर अभी इतना ज्यादा नहीं डाले हैं, मशीन रेस्ट कर करके चल रहा है, इसलिए सब कुछ इंक्रीजिंग है। तो इसका आंसर हम बेसिकली लिखवाए हैं। अगर पॉइंट वाइज जाएं तो पॉइंट वाइज है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न हम लोगों का क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फिक्स्ड फैक्टर जो कि मशीन था उसको सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको ओवर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जितना फिक्स्ड फैक्टर यूज करना चाहिए उतना ही फिक्स्ड फैक्टर यूज करे। फिक्स्ड फैक्टर मतलब मशीन जितना करना चाहिए उतना ही कर रहे हैं, बाकी उसको रेस्ट भी दे रहे हैं, उसको सही से यूज कर रहे हैं। थर्ड है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। हम लोग जब लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक लिमिट में कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत लेबर हो गया है,
तो स्पेशलाइज्ड है। अभी एक काम सोचो, एक लेबर है मसाला पीस रहा है, एक लेबर है मसाला को क्लीन कर रहा है, तीसरा लेबर है मसाला पैक कर रहा है, 3 लेबर है सही से चल रहा है, जिसका जो काम है सही से कर रहा है, तो इसलिए सब कुछ सही चल रहा है। पहला स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न में ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ गिर रहा है? पहला है नॉन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स्ड फैक्टर। नॉन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन मतलब फिक्स्ड फैक्टर उतना ही है, लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, सही कॉम्बिनेशन तो कर नहीं रहे हैं। अगर सोचो एक ग्लास दूध में हमको 1 चम्मच चीनी देना है और 1 चम्मच चाय पत्ती देना है, तो परफेक्ट चाय बनेगा। दूध बढ़ा नहीं रहे हैं, चाय पत्ती और चीनी उसमें डालते जा रहे हैं, तो ये सही कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर चाय पत्ती भी ज्यादा डालना है तो दूध भी ज्यादा करो, दूध कांस्टेंट है, चाय पत्ती ज्यादा डाल रहे हैं तो चाय तो गंदा ही बनेगा ना। तो इसलिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन सही करना जरूरी है। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कॉम्बिनेशन हम लोग खराब कर दिए हैं, तो खराब कॉम्बिनेशन की वजह से प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर हम लोग को मशीन बढ़ाना है तो मशीन ही बढ़ाना है, लेबर नहीं बढ़ाने लगेंगे, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इम्परफेक्ट मतलब जो सही नहीं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब जो चाहिए वही करो। अगर मशीन बढ़ाना है तो मशीन ही बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मशीन को भी थोड़ा बढ़ाओ, पर हम लोग मशीन नहीं बढ़ा के लेबर बढ़ा रहे, तो ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और नेगेटिव रिटर्न तो क्लियर ही है, सभी कुछ खराब कर चुके हैं हम लोग, तो बेसिकली ये रीजन है। ठीक है,